वंशानुक्रम की प्रक्रिया। मानव शरीर कोषों यानी कि सेल कोशिकाओं का योग होता है। शरीर का प्रारंभ केवल एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष कहते हैं, जाइगोट। शरीर का प्रारंभ केवल एक कोष से होता है। ये क्वेश्चन आया था, एक कोष से, जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। संयुक्त कोष दो उत्पादक कोषों का योग होता है। इनमें से एक कोष पिता का होता है जिसे पितृकोष, दूसरा कोष माता का होता है जिसे मातृकोष कहते हैं। पुरुष व स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों के संबंध में मन ने लिखा है, हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 23 + 23 46 गुणसूत्रों में निहित रहती है। ये विशेषताएं गुणसूत्र में विद्यमान पितृकों जीन्स में होती है। प्रत्येक पितृक जीन्स एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है, इसलिए इन पितृकों को वंशानुक्रम निर्धारित कहते हैं। यही पितृक शारीरिक व मानसिक गुणसूत्रों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाते हैं। बालक का लिंग निर्धारण। उपयुक्त विवेचन में स्त्री और पुरुषों के 22 जोड़ों का आकार स्त्री व पुरुषों दोनों में समान रहता है, जिसे आत्म गुणसूत्र कहते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ये स्त्रियों में समान XX होता है, लेकिन पुरुषों में एक लंबा गुणसूत्र होता है, दूसरा नाटा। लंबे गुणसूत्र को X और नाटे को Y कहते हैं। अतः स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY दोनों गुणसूत्र होते हैं। जब माता X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की, और जब पिता Y गुणसूत्र माता X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। पिता XY माता XX। X + X बराबर लंबा लंबा लड़की, Y नाटा + X लंबा बराबर लड़का। गेस्टोल सिद्धांत। पूर्ण से अंश की शिक्षण में पूर्ण से अंश की ओर बल देता है। वाटसन ने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ प्रयोग किए। वंशक्रम के नियम। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। बीज कोषों की निरंतरता का नियम। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन का कथन है कि बीज कोषों का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगले पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जतन द्रव्य बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि हेतु बीजमैन ने कुछ चूहों को लिया और उनकी पूंछें काट दी। इस प्रकार वह कई पीढ़ियों तक पूंछें काटता रहा कि तो किसी भी पीढ़ी में कोई पहुंच विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। समानता का नियम। इस नियम के प्रतिपादक सुरेश्वर है। सृष्टि का नियम है कि एक मानव को तथा पशु को जन्म देता है, अर्थात कोई भी जीव अपने समान जीव को जन्म देता है। इस नियम के अनुसार माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतान होती है। विभिन्नता का नियम। इसके प्रतिपादक डार्विन एवं लेवाक हैं। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे बुद्धि, रंग, शोभा में कुछ भिन्न होते हैं। प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में मंद बुद्धि होने की प्रवृत्ति और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है। जैसे पिता हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के विपरीत गुण थे। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनके संतान को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इन गुणों का प्रभाव जनन द्रव्य पर नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत विकासवादी लेमार्क ने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और कालांतर में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होता है। मेंडल का नियम। इस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप
की ओर अग्रसर होती है। इस नियम के अनुसार इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी मेंडल ने प्रतिपादित किया। उसने अपने गिरजे के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई और उगने वाले मटरों को कई बार बोया, तो अंत में नतीजतन उगने वाली शुद्ध मटरें वास्तविक थी। एक भ्रष्ट नेता भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देकर प्रतिक्रिया निर्माण रक्षा युक्ति का प्रयोग करता है। बालक के विकास पर वंशानुगत का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक के विकास में वंश परंपरा का प्रभाव तो उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है। जहाँ बालक है तो उसके माता पिता में जो समानता पाई जाती है वह तो सही है, परंतु बहुधा दोनों में अंतर भी देखने को मिलता है। बाल विकास पर वंशानुगत के प्रभाव को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। शारीरिक गठन है बनावट। इफेक्ट ऑन बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। बालक का शारीरिक गठन एवं शरीर की बनावट उसके वंशजों माता पिता या पूर्वजों पर निर्भर करती है। माता पिता की लंबाई, रंग एवं स्वास्थ्य आदि का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। वर्ष 1925 में क्रेस्पर महोदय ने एक अध्ययन किया और शारीरिक गठन के आधार पर मानव को 3 भागों में बांटा। पिकनिक या गोलकाय, स्थूलकाय। इस प्रकार का व्यक्ति शरीर से मोटा, कद में नाटा, गोल मटोल और अधिक चर्बीयुक्त होता है। इसका सीना चौड़ा लेकिन दबा हुआ, पेट निकला हुआ होता है। एथलेटिक, सुडोलकाय और पुष्टकाय। इस प्रकार का व्यक्ति शारीरिक क्षमता से युक्त होता है, जैसे सिपाही या खिलाड़ी। इसका सीना चौड़ा होता है, कंधे ताकतवर एवं पैर और भुजाएं पुष्ट मांसपेशियों से युक्त आदि होता है। इसकी चाल में मस्ती एवं प्रभाव झलकता रहता है। एस्थेनिक, लंबा काय, क्रंशकाय। इस प्रकार का व्यक्ति दुबला पतला और शक्तिहीन शरीर का होता है तथा ये संकोची स्वभाव का होता है। इस प्रकार के लोग किसी भी प्रकार से अन्य लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते। व्यवसायी योग्यता पर प्रभाव। वंशानुक्रम से पता चलता है कि बच्चों में माता पिता की विशेषताएं व्यवसायी योग्यता की कुशलता अभिप्राय स्थानांतरित होती है। कैटल ने 885 अमेरिकन वैज्ञानिकों के परिवार पर शोध किया और पाया कि उनमें से 2/4 व्यवसायी वर्ग, 1/2 भाग उत्पादक वर्ग और 1/4 भाग कृषि वर्ग के थे। इसे पता चलता है कि व्यवसायिक कुशलता वंश पर आधारित होती है। वंश पर आधारित नहीं होती है। जैसे कार्य माता पिता करते हैं ना, वो बच्चे को जिस तरह कहते हैं उसी तरह बच्चा चला जाता है। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। जो लोग वंश से अच्छा चरित्र, गुण और सामाजिक स्थिति संबंधित विशेषताओं को उत्पन्न कर होते हैं वे ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अतः इस संदर्भ में प्रिंसिप का मत गुणवान एवं प्रतिष्ठित माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। व्यक्तित्व पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन पर्सनालिटी। व्यक्तित्व विशेष सामाजिक स्थितियों का कार्य है। ये बात उन परिवर्तनों में भी स्पष्ट हो जाता है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व में देखे जाते हैं। आमतौर पर लिंग भेद के कारण स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व में मौलिक अंतर माना जाता है। थॉमसन के अनुसार प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अभिप्रेरणा में आवश्यकता, अंतर्मुख तथा प्रोत्साहन का सूत्र हिलगार्ड ने प्रतिपादित किया। इस प्रकार स्त्री को सहनशील, कोमल, वात्सल्य और स्नेह की प्रतिमा कहा जाता है। वो संतान का पालन पोषण करती है। पुरुष का स्वभाव कठोर, परिश्रमी, बुद्धिमान, स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। पुरुष कठिन कार्य में रुचि लेते हैं। स्वभाव पर प्रभाव। स्वभाव व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है जिस पर वंश परंपरा का प्रभाव पड़ता है। स्वभाव व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार पर निर्भर करता है। आंतरिक व्यवहार की गति पर ग्रंथियों का भारी प्रभाव है। ग्रंथियां यह स्वभाव निश्चित करती है। लिंग भेद पर प्रभाव। वंश परंपरा के कारण ही स्त्री पुरुषों के लिंग भेद व उनके शारीरिक लक्षणों में अंतर होता है।
पितृय ही इस बात को निश्चित करते हैं कि नवीन जीव पुरुष हो गया या स्त्री। प्रजाति पर प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रजाति पर प्रभाव पड़ता है। एक शोध के तहत पता चला है कि गोरे व निग्रो लोगों में गोरे की मानसिक आयु 13.1 और निग्रो की मानसिक आयु 10.4 वर्ष मापी जाती है। बालक पर वातावरण का प्रभाव। बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। मेरे ख्याल से वंशानुक्रम के बाद यदि सर्वाधिक कोई प्रभाव पड़ता है तो वो वातावरण, ठीक है। वुडवर्थ और मार्क्विस के अनुसार वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो बालक को अपना जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित करते हैं। रोस के अनुसार वातावरण व बाहरी शक्ति जो सबको प्रभावित करती है। शारीरिक अंतर पर प्रभाव। भिन्न भिन्न वातावरण के कारण चीन, जापान, अमेरिका व भारत के लोगों के शारीरिक आकार, रंग व रूप में भिन्नता पाई जाती है। मानसिक विकास पर प्रभाव। भिन्न भिन्न वातावरण के कारण भूमध्य रेखा के पास रहने वाले तटों के पास रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे शहर का शिक्षा के प्रति अच्छा वातावरण रहने के कारण वहाँ के बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है, परंतु नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का वातावरण गंदा होने के कारण उनका मानसिक विकास अच्छा नहीं हो पाता है। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। क्लार्क ने अमेरिका के गोरे और नेग्रो प्रजाति के लोगों की बुद्धि परीक्षा ली, जिससे पता चला कि नेग्रो प्रजाति का बुद्धि स्तर गोरे प्रजाति के बुद्धि स्तर से निम्न है, क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के जैसा समाज, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता। रुचि ही वह कारक है जिसके कारण कोई व्यक्ति वकील बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति इंजीनियर बनने की। और मेरा सपना है वो मेरे को पता है, मेरी रुचि क्या है वो मैं जानता हूँ। बुद्धि पर प्रभाव। वातावरण का बुद्धि पर वंशानुक्रम की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे मोगली व टार्जन को शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण नहीं मिल पाया, अतः उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य व्यक्ति से कम रही। मोगली कौन है? जंगल में खेलने वाली। वुडवर्थ का कथन। वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान होता है, अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, योगफल नहीं। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम का महत्व। वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक भिन्नता होती है। शिक्षक यह जानकर उनके शारीरिक विकास में योग दे सकता है। इसके कारण बालकों की क्षमता में विभिन्नता होती है। ये जानकर शिक्षक कम प्रगति करने वाले बालकों की सहायता कर सकता है। बालकों व बालिकाओं में लिंगीय भेद वंशानुकरण के कारण होता है। शिक्षक के लिए उनकी क्षमता अनुसार उपयुक्त विषयों का अध्ययन कराता है। वंशानुक्रम से ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होती है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में ऐसी कई प्रवृत्तियाँ होती है जो वांछनीय तथा अवांछनीय होती है। शिक्षक ये जानकर वांछनीय प्रवृत्तियों का विकास व अवांछनीय प्रवृत्तियों का दमन तथा परिष्कार करता है। वातावरण का महत्व। शिक्षक बालक के मोहल्ले, खेल मैदान आदि के वातावरण के बारे में जानकर उनमें सुधार कर सकता है। बच्चों का पढ़ने में मन लगे इसके लिए उत्तम शैक्षिक वातावरण कक्षा में बनाए रखता है। सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप विरासत से बचाता है। शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा संवेदनाओं के अनुसार बनाता है। वातावरण से बालक के चरित्र का निर्माण होता है। यह बात यूनेस्को ने बताई। इस बात को जानकर शिक्षक उत्तम वातावरण का निर्माण करता है। वातावरण ही बालक के उत्तम भावी जीवन की दिशा निर्धारित करता है, अतः शिक्षक बालकों के विकास की दिशा के अनुसार वातावरण का निर्माण करता है। बालकों को समाज में रहने की प्रेरणा विद्यालय वातावरण को उत्तम बनाकर देता है। बालक का व्यवहार, वातावरण और वंशक्रम तीनों का सम्मिलित परिणाम, न कि एक का। वंश परंपरा प्लस वातावरण बराबर व्यवहार। व्याख्यान विधि शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। व्यवहारवादी दमन के स्थान पर पुस्तक द्वारा व्यवहार सुधारने की बात प्रबल देते हैं। विगत पृष्ठों के प्रश्न। बालिका लिंग निर्धारण के लिए कौन सा सूत्र? तो एक्स पुरुष
पर एक्स महिला। कौन सा प्रकार किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतरस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? नैतिक आचरण नियंत्रित करना। कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास की दर समान नहीं, ये विकास का सिद्धांत है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया, जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थी से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है वंश क्रम प्लस वातावरण बराबर व्यक्तित्व। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया यानी गुणनफल। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें नीति, अंतक्रिया व सामाजिक सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। कौन सा निर्तत पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्रों एक दूसरे के अनुभवों को परस्पर ग्रहण करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र एक ऐसी शिक्षा पाए जो अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? सामाजिक अंतक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लोभलांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक चरण और व्यक्तित्व विकास। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं और वह उन्हें भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है, तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। अतः शिक्षिका के बच्चों को विकेंद्रीकरण करना नहीं है, अलग करने के करना ही है। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से यानी गर्भावस्था से। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्ति और सामूहिक समूह दोनों रूप में। कौन सा युग में मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? आंखों का रंग आनुवंशिकता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। सबसे अधिक ज्ञान और जटिल सामाजिकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। अधिक और जटिल सामाजिकरण। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक सत्य माना जाता है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास दर भिन्न होती है। बच्चे के उचित विकास को निश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या कहेंगे?
उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वृद्धि सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक 9 माह 10 दिन तक गर्भावस्था है। सहस्वावस्था जन्म से 5-6 वर्ष, लगभग 5 वर्ष। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, लगभग 7 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष यानी 6 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक यानी 60 से अधिक वर्ष तक प्रौढ़ावस्था चलती है। गर्भावस्था, बालक माता के गर्भ में प्रारंभिक विकास को प्राप्त करता है। गर्भावस्था में बालक एक बीज के रूप में माता के गर्भ में अंडानुमा आकृति युक्त में प्रवेश करता है तथा योग नामक पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। 15 दिन के बाद अंडानुमा आकृति तथा योग नामक पदार्थ नष्ट हो जाता है। बालक की भ्रूण अवस्था प्रारंभ हो जाती है। भ्रूण अवस्था, बालक भोजन के लिए माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक कर प्लेसेंटा या नाल या अपरा के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। भ्रूण के शारीरिक अंग 3 परतों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म द्वारा निर्मित होते हैं। एक्टोडर्म ऊपर की, मेसोडर्म मध्य की, एंडोडर्म मध्य की, अंदर की। एंडोडर्म अंदर की, मेसोडर्म मध्य की, एक्टोडर्म ऊपर की, बाहर की। विकास हेतु बालक माता के गर्भ में निरंतर घूमता रहता है। 6 माह की अवस्था में बालक के शारीरिक अवयव उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे किसी वयस्क व्यक्ति के। यदि 7 माह का बालक भी जन्म लेता है तो वह जीवित रह सकता है। सहस्वावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। उपनाम, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, तीव्र विकास की आयु, सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल और खिलौनों की आयु। सहस्वावस्था में बालक का तीव्र विकास होता है। नवजात शिशु जन्म के समय लड़कियों से लगभग 1 इंच लंबे होते हैं। सहस्वावस्था में नवजात शिशु का भार लगभग 6 से 8 पाउंड के बीच होता है। सहस्वावस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सर्वाधिक सीखता है। ये किसका कथन है? प्याजे का। सहस्वावस्था में जन्म के समय बालक गत्यात्मक कार्य में रुचि लेते हैं। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र शैक्षिक आयु इंटू 100 बटा दैहिक आयु, शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु इंटू 100 होता है। कुछ भी करो ऊपर भी करना। यशपा समिति के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 एनसीएफ बनाया गया। सहस्वावस्था की विशेषताएं: अंतर्मुखी व्यवहार, करके सीखने में रुचि, संवेगों का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा अधिगम, तीव्र शारीरिक विकास, संवेदनाओं द्वारा अधिगम, खिलौनों के प्रति रुचि, न सामाजिक न असामाजिक यानी उदासीन व्यवहार, हड्डियों की संख्या 270, हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट, स्थायी स्मृति का अभाव और स्वार्थी अंशों केंद्रित तीव्र मानसिक विकास, मूल प्रवृत्तियों का जन्म। सहस्वावस्था उदासीन व्यवहार होता है। सहस्वावस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन। वैलेंटाइन के अनुसार सहस्वावस्था सीखने का आदर्श काल है। वाटसन के अनुसार सहस्वावस्था जीवन की तीव्र विकास की अवस्था है। फ्राइड, सहस्वावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। गुड, 3 वर्ष की अवस्था तक बालक अपने जीवन का आधा विकास प्राप्त कर लेता है। बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक। उपनाम, गेम एज, खेलों की उम्र, गैंग एज यानी टोली की उम्र, वैचारिक क्रिया की अवस्था, समूह निर्माण की आयु, अनोखा काल। अनोखा काल बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में बालक शारीरिक तथा मानसिक विकास को प्राप्त करते हुए परिपक्व होने लगता है। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक विकास को प्राप्त करता है। समूह में रहने की रुचि उत्पन्न हो जाती है।
बाल्यावस्था की विशेषताएं: बहिर्मुखी व्यवहार, उचित शारीरिक व मानसिक विकास, सामाजिकता का उचित विकास, समलिंगी के प्रति मित्रता, निर्दोष भ्रमण, प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा की भावना, नैतिकता का विकास, खेलों का महत्व, नेतृत्व की इच्छा, समय के पर नियंत्रण, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, चोरी करना, झूठ बोलना, समाज के प्रति उचित व्यवहार का प्रदर्शन, सृजनात्मकता का विकास। बाल मनोविज्ञान में गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है। बुद्धि की सूचना संक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक आशुबेल और गिलफोर्ड हैं। बुद्धि के सूचना संक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक आशुबेल और गिलफोर्ड हैं। बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण कथन: किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। कॉल ब्रुश के अनुसार बाल्यावस्था बालक के जीवन का अनोखा काल है। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था बालक के जीवन का निर्माणकारी अवस्था है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्य परिपक्वता की अवस्था है। स्ट्रेक के अनुसार शायद ही कोई ऐसा खेल होता है जिसे बालक 10 वर्ष की अवस्था तक नहीं खेलता। स्ट्रेक कहते हैं बालक खेल खेलता है। किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 से 19 वर्ष तक। उपनाम: श्रवणकाल, बसंत ऋतु, दिवा स्वप्नों की अवस्था, तूफान और संघर्षों का अवस्था, कठिन काल, आत्मचेतना की अवस्था, कल्पना बाहुल्य काल, वयसंधि अवस्था, टीन एज, चौहों की विकास की अवस्था। किशोरावस्था में बालक सर्वाधिक विकास को प्राप्त करता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास हो जाता है। अतः किशोरावस्था को चहुमुखी विकास की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है क्योंकि बालक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। शैशवावस्था में तो हड्डियों की संख्या 140 होती है और किशोरावस्था में 206 हो जाती है। किशोरावस्था में बालक सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। विशेषताएं: सर्वाधिक मानसिक विकास, सर्वाधिक शारीरिक विकास के दौरान लैंगिक अंगों के विकास के कारण कौतूहल पैदा करने वाली अवस्था। इस अवस्था में किशोर की आवाज़ का भारीपन, शारीरिक अंगों में कठोरता, दाढ़ी मूंछ आना तथा किशोरी में कोमलता आना, मासिक धर्म की शुरुआत होना आदि ऐसे कारण हैं कि किशोर किशोरी अपने आप को बड़े मानने लगते हैं। सर्वाधिक मानसिक विकास समायोजन की न्यूनता, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, संवेगों में परिपक्वता, व्यवसाय चयन की इच्छा या आर्थिक सुरक्षा की भावना, आत्म सुरक्षा की भावना, नेतृत्व का विकास, संवेगों का तीव्र प्रदर्शन, वीर पूजा की भावना, तीव्र शारीरिक परिवर्तन, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, अत्यधिक संवेदनशीलता, भविष्य के प्रति चिंतन, आत्मसम्मान की भावना, सामाजिक कार्य में रुचि, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक कोरी स्लेट के समान होता है। बाद में वह जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपने अनुभवों द्वारा सीखता है। महत्वपूर्ण कथन: किलपैट्रिक: किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति या भटकाव, कुसंयोजन, स्वतंत्रता यानी नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति, संवेगात्मक अपरिपक्वता, दिवा स्वप्न यानी कल्पना, निषेधात्मक व्यवहार, उदासीनता, विपरीत लिंगी की ओर आकर्षण, अध्ययन में अरुचि, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, बहिर्गामी प्रवृत्ति। वैलेंटाइन का अनुकार: व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। हेडो कमेटी के अनुसार 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठने लगता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय पर उपयोग किया जाए तो इसकी शक्ति तथा धारा के साथ नवीन यात्रा प्रारंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। कोल्सन किशोरों प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति को से रोकते हैं। क्रो के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा प्रस्तुत करते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था संवेग व आवेगों के तूफानों व संघर्षों की अवस्था है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करती है। समाज सेवा के आदर्श। एरिक्सन स्ट्रेज के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है।
दरअसल के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकलकर परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है। विद्यार्थी पृथ्वी की दैनिक गति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह कौशलात्मक प्रकार का उद्देश्य है। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। संज्ञानात्मक विकासवाद जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के विद्वान थे। इन्हें विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। प्रणो 1922 से 32 के काल में कार्य करते हुए यह सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने मानव के 3 पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक में से ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया और संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। ज्ञानात्मक पक्ष से ही संज्ञानात्मक से विकास सिद्धांत दिया। विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने अपने बच्चों का अवलोकन करते हुए मानव विकास की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की थी। संवेदी गमक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक जननेंद्रियों के द्वारा सर्वाधिक अधिगम करता है। बालक किसी भी विषय को अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सीखता है। देख कर, सुनकर, छूकर, गंध ग्रहण करके किसी भी ज्ञान को प्राप्त करता है। इस अवस्था में चूंकि बालक अपने स्वेदनाओं द्वारा अधिगम करता है एवं आंतरिक अंगों में गति तीव्र होती है, अतः इसे संवेदी पेशी अवस्था गामक कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक का सजीव चिंतन विकसित हो जाता है तथा बालक इंद्रियों के अतिरिक्त भी सीखना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को उसके नाम से पहचानना शुरू कर देता है एवं संप्रत्यय निर्माण की योग्यता इस अवस्था में प्रारंभ होती है। किंतु अभी बालक का संप्रत्यय दोषपूर्ण होता है। इस अवस्था में बालक की भाषा का विकास हो जाता है, किंतु पलटकर सोचने की योग्यता हेतु उसे अगली अवस्था का इंतजार करना पड़ता है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था के पूर्व प्रत्यात्मक काल या जिज्ञासु या खोज की अवस्था एवं 4 से 7 वर्ष की अवस्था को अंतःप्रज्ञ काल का अतार्किक चिंतन का अनुसरण काल कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले संवेदी गामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12। इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर विचार निर्मित करता है। इसे वैचारिक क्रिया अवस्था भी कहते हैं। मूर्त अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, गणना करना, पलटकर सोचना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष रूप से देखकर विचार बनाता है। इसे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। स्थूल यानी बड़ी। इस अवस्था में बालक में केवल मूर्त चिंतन विकसित होता है। अनौपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 19 वर्ष। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बालक का अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। बालक में तर्क एवं वितर्क करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। विस्मरण की व्याख्या करने के सबसे पुराने हास्य सिद्धांत का प्रतिपादन एबिंगहॉस ने किया। इस अवस्था में संप्रत्यय निर्माण की योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक की बुद्धि जटिल कार्यों को हल करने में रुचि लेती है तथा बहुआयामी हर प्रकार का चिंतन हो जाता है। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संवेदी प्रेरक या गामा 0 से 2 वर्ष। शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। पूर्व संक्रिय वैचारिक 2 से 7 प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। वस्तु स्तर से उत्पन्न होता है। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता। मूर्त संक्रियात्मक या वैचारिक अवस्था 7 से 12। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अमूर्त वैचारिक अवस्था 12 से 19 वर्ष। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। जानते रहे जीन पियाजे ने मनोविज्ञान में
जीव विज्ञान के शब्द स्कीमा का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है किसी भी क्रिया के समानांतर की जाने वाली मानसिक क्रिया स्कीमा। जीन पियाजे किसी से ब्रूनर ने अनुदेशात्मक हेतु स्कीमा एवं नियोजन को अनिवार्य बताया। स्कीमा को मनोविज्ञान में उद्दीपन अनुक्रिया कहा जाता है। जीन पियाजे ने शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने पर बल दिया। जीन पियाजे में कक्षा में उचित अधिगम वातावरण पर जोर दिया। जीन पियाजे ने कक्षा में शिक्षण की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए परिपक्वता के स्थान पर भाषा एवं सामाजिक वातावरण को महत्व दिया। ब्रूनर अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन से संबंधित थे। विलियम गुड, विलियम जेम्स संरचनावाद एवं प्रकार्यवाद कार्यात्मकवाद का जनक। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने 1969 ईस्वी में बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने बालक ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। इस सिद्धांत में पहला संशोधन 1981 में हुआ। इस सिद्धांत में दूसरा संशोधन 1984 में हुआ। बालक के नैतिक विकास की निम्न 3 अवस्थाएं बताई। पूर्व प्रारंभिक अवस्था, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवार के वयस्क लोगों से नैतिकता की बातें सीखता है। पारंपरिक अवस्था, इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता की बातें सीखता है। इस अवस्था में बालक की नैतिकता को पुरस्कार और दंड सर्वाधिक प्रभावित करता है। पश्च या उत्तर पारंपरिक अवस्था, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक स्वयं के नैतिक मूल्यों का निर्धारण कर लेता है। इस अवस्था में सफलता एवं असफलता बालक की नैतिकता को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत पर पियाजे ने कार्य कर बालक के नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। अनियमित अवस्था 0 से 5 वर्ष। पियाजे ने प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम के समान है। विकास जातीय अधिकार अवस्था 5 से 9 वर्ष पियाजे के कन्वेंशनल स्टेज के समान है। विषम जातीय परंपरागत अवस्था 9 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बालक पूर्व में सीखे हुए नैतिकता के मूल्यों का अपने जीवन, अपने समाज में परस्पर क्रिया करते हुए व्यवहार में आत्मीकरण करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में समूह की प्रकृति बालक की नैतिकता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। स्वशासित अवस्था 13 से ऊपर पियाजे के पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के समान। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है। ब्रूस व कोल शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया। स्मिथ शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया। स्मिथ। प्रश्न, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रदर्शित करता है। यह कथन हरलॉक का है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों का अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है स्कीमा। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों द्वारा। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो शीर्षपदीय या अपाद्य। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। लालच किशोरों को नहीं देना चाहिए। मनुष्य के शरीर हड्डियों की संख्या कम होती है, प्रौढ़ावस्था में कम होती है और हड्डियों कम बढ़ता है। जन्म के समय 140 तो होती है वो हृदय दर, 270 होती है पहले हड्डियाँ
प्रौढ़ावस्था आते आते 206 या 200 तक पहुंच जाती है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्ण विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 15 से 20 वर्ष। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो हरलॉक का। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी असुरक्षा? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। रण के भवन सो आविया जियो राज बाबा सुंडाला। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। आत्मगौरव। किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया? 1904 में स्टैनले हॉल ने। विकास एवं वृद्धि है एक दूसरे के पूर्व। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन हॉल का है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावातों की अवस्था, ये कथन स्टैनले हॉल का है। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये कथन किसका है? कोलसनिक। मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिव्यक्ति वाले बच्चे के व्यवहार को क्या कहा जाता है? अस्वीकरण। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करें। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अनुकरण तथा पुनर्बोलूंगा। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है पूर्व बचपन उत्तर बचपन की बजाय। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद तर्क चर्चा। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोर अवस्था। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण है किशोर अवस्था प्रकट करती है। किशोर अवस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है अस्थिरता। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक है स्टैनले हॉल। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? असुरक्षा। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रक्षेपण। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो प्रक्रिया सामाजिकरण है। किशोर अवस्था का एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाला स्टैनले हॉल है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले जीन पियाजे। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह शारीरिक विकास। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए लालच किशोरों को नहीं देना चाहिए। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया? अधिगम को। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि विकास पर्यायवाची है नहीं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है नहीं, विकास जीवन भर चलता है। कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? नस्लो। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है स्वायत्ता। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषागत।
निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यह बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंधित नहीं है। मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट योग्यता बनाती है। सत्य है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? समवयस्कों और पितृ का संक्षेप योगदान योगात्मक नहीं होता है। सामाजिकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। शिक्षा के दर्जन में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? सामाजिकरण। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था।